वेलकम फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसबी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। इससे पहले जो है हमने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, जो पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो कि एक जो सबसे सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन पद राष्ट्रपति का है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पावर है वो किसके पास है? वो है प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। जो संवैधानिक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है, कार्यकारी प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। तो जो पावर है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री की, यानी कि सभी जो कार्य है वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही किए जाते हैं, ठीक है। कैसे करता है राष्ट्रपति की, किस टाइप से जो है प्रधानमंत्री के कहने पर कार्य करता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, डी जूरी, ठीक है। डी जूरी के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि डी जूरी कौन होता है, ठीक है। वो राष्ट्रपति होता है, वैधानिक भी आ जाता है, ठीक है। तो डी जूरी कार्यकारी प्रमुख या वैधानिक प्रमुख, वैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। वो राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा जो आपका वास्तविक प्रमुख है, वास्तविक वास्तविक प्रमुख, यानी कि वास्तव में जो पावर है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के, ठीक है। वास्तविक प्रमुख या फिर डी फैक्टो, डी फैक्टो के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, डी फैक्टो, ठीक है। तथा संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इतनी बात थी जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में, कि प्रधानमंत्री क्या होता है एक्चुअली में। जो पावर है, जो वास्तविक प्रमुख है, वास्तविक हेड है सरकार का, वो कौन है? वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। सिर्फ जो कहने को सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, लेकिन जो काम करता है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अब इसमें देखिए, अनुच्छेद है 74, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। इसका अनुच्छेद कितना है? 74। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। तथा जिसका प्रमुख, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो जो आर्टिकल 74 है, अनुच्छेद 74 है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी कि कहने के बाद की जो बात है, यानी कि मंत्रिपरिषद भी जो है किसके हिसाब से चलेगी? वो भी प्रधानमंत्री के ही हिसाब से चलेगी, क्योंकि जिसका हेड होगा वो भी प्रधानमंत्री होगा। तो जो इसका मुखिया होगा वो भी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा।
अगर जब राष्ट्रपति का चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें आपको एक वीटो पावर पढ़ाई थी, और वीटो पावर में एक सस्पेंस वीटो पढ़ाई थी, जिसमें कि क्या बताया था कि जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर कोई बिल है, कोई संसद से बिल पास हुआ है, राज्यसभा लोकसभा से बिल पास हुआ है, तो उस बिल को पास होने के बाद राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो जो इसकी सलाह है, जो सहायता दी है, वो सलाह दी है, सलाह को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। देखिए, राष्ट्रपति सलाह, दी गई सलाह को, दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने जैसे बिल को एक बार वापस भेज दिया, मान लीजिए कोई बिल है वो लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया, लेकिन वो बिल दोबारा फिर जो है डायरेक्ट लोकसभा से दोबारा फिर उस पर विचार किया गया और कहा गया कि ये बिल सही है। ठीक है, तो उस बिल को लोकसभा से पास हुआ, वो राज्यसभा से पास हुआ और फिर जाकर के राष्ट्रपति के पास गया, यानी कि दोबारा राष्ट्रपति के पास गया, तो उस बिल को तब राष्ट्रपति को क्या करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको दोबारा जो है पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। सिर्फ एक बार राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो एक बार ही पुनर्विचार के लिए किसी बिल को वापस भेज सकता है। और जो ये बिल था, जो ऐसी मतलब एक सलाह आई थी कि ऐसे जो सलाह है वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट में कहा गया था, कौन सा अमेंडमेंट आया था कि राष्ट्रपति को ऐसा जो है ऐसी पावर दी गई थी कि वो सलाह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इससे पहले देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, उसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उसमें एक ऐसा बिल पास करवाया गया था राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति की जो सारी पावर है वो कौन होगी, राष्ट्रपति मतलब क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, जो 42वां संविधान 1976 था उसमें बिल एक पास हुआ था कि राष्ट्रपति को जो भी बिल आएगी उस पर क्या करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसी के बाद जो है एक 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, तब की सरकार किसकी आ गई थी, मोरारजी देसाई की, और मोरारजी देसाई ने तब एक बिल पास करवाया था कि राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए किसी बिल को भेज सकता है। उससे पहले जो है राष्ट्रपति के पास कैसी पावर थी कि वो पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता था, वो सिर्फ क्या कर सकता था, डायरेक्ट साइन कर सकता। ऐसा जो है बिल 42वें संविधान संशोधन में पास कराया गया था कि जो राष्ट्रपति है उसके पास कोई भी बिल जाए उसे सिर्फ हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन 44वां संविधान संशोधन आया, उसमें क्या किया गया, एक बार पुनर्विचार के लिए जो है ऐसी पावर दी गई राष्ट्रपति को कि वो किसी भी जो है बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो था 44वां संविधान संशोधन। और जब ये 44वां संविधान संशोधन आया था उस टाइम पर सरकार किसकी आ चुकी थी, मोरारजी देसाई की, जो जनता पार्टी से एक पहले गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, उससे पहले जो भी थे मोरारजी देसाई भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थे, लेकिन कांग्रेस से हट करके एक पहली जो है पार्टी बनाई गई थी जनता पार्टी, जिसमें प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। उन्हीं के टाइम पर आया था 44वां संविधान संशोधन 1978। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो दो ही अमेंडमेंट है आई हैं, एक 42वां संविधान संशोधन और एक 44वां संविधान संशोधन। तो इतनी बात की हमने अनुच्छेद 74 के बारे में कि राष्ट्रपति को सहायता में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद में जो है मंत्री होते हैं। ठीक है, कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ में और भी मंत्रीगण इसमें होते हैं। मंत्रिमंडल जो होता है वो सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके अंदर मंत्रिमंडल एक अलग चीज है और मंत्रिपरिषद एक अलग चीज है। मंत्रिमंडल के अंदर सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, और इसमें समस्त मंत्रीगण होते हैं जो भी बनाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। देखिए अनुच्छेद 75,
आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रीगणों की नियुक्ति करेगा। तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के जो है मंत्री उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, और ठीक है, जो अन्य मंत्री हैं और जो मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं उन सबकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। देखिए, प्रधानमंत्री की जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनता कैसे है, प्रधानमंत्री के कौन होना चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो। लोकसभा के मैं जब राज्यसभा के बारे में बताया था कि 4 जो है प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो कि लोकसभा के मेंबर नहीं थे, वो किसके थे, राज्यसभा के मेंबर थे। इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा के मंत्री ना होकर के राज्यसभा के मंत्री हुए हैं। देखिए, अगर कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री बनता कौन है, प्रधानमंत्री बनता है बहुमत दल का नेता। जैसे कोई भी पार्टी जीती है और बहुमत से जीती हुई है, उसमें वो पार्टी चुनेगी, वो पार्टी जिसको अपना नेता बनाना चाहेगी, जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद एक कंडीशन है, मान लीजिए कोई सदस्य है, उसको बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जैसे जीत गई, तो वो चाहती है कि मैं देखिए, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बनता कैसे है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री है, जब लोकसभा और राज्यसभा का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। उसको किसी ना किसी एक हाउस का, एक संसद का जो है उसको सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। और 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह। तो प्रधानमंत्री बनता कौन है, वो डिसाइड करती है पार्टी। ठीक है, कि जो बहुमत दल पार्टी है, बहुमत दल का नेता। ठीक है, बहुमत दल का नेता बनता है, जो भी पार्टी जीत करके आई है वो डिसाइड करती है कि हम किसको अपना प्रधानमंत्री बनाए। अगर कोई प्रधानमंत्री मान लीजिए कहीं का भी एमपी नहीं है, ठीक है, वो किसी भी जो है एक क्षेत्र से जीत करके नहीं आया, तो वो फिर किस टाइप से प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो उसको 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, कहीं ना कहीं से एमपी बन करके आना होगा। मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, राहुल गांधी है। ठीक है, राहुल गांधी, या फिर किसी को भी ले लीजिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए। नरेंद्र मोदी हैं और वो अपनी सीट से क्या हुए, हार गए। सपोज कीजिए वो अपनी सीट से हार गए, तो उनको प्रधानमंत्री बनाना है। तो उनको कैसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, उनको 6 महीने के अंदर। ठीक है, 6 महीने के अंदर किसी न किसी संसद का सदस्य बनना होगा। 6 महीने के अंदर किसी सदस्य का, किसी संसद का, ठीक है, किसी भी जो पार्लियामेंट ऑफ हाउस है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ठीक है, किसी भी 6 महीने के अंदर किसी भी संसद का, सदस्य बनना होगा। यानी कि 6 महीने के अंदर उसको जो है, चाहे वो लोकसभा से जीते यानी कि किसी और दूसरी सीट से उसको खड़ा किया जाए। ठीक है, और वहां से जो है उसको फिर चुनाव में उतारा जाए और
उसको क्या बनाया जाए, एमपी बनाया जाए। फिर वो राज्यसभा का एमपी हो या फिर लोकसभा का एमपी हो, तो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एक संसद का उसको एमपी बनना होगा। उसके बाद 6 महीने के बाद जो है उसके चुनाव हो जाएंगे। सॉरी, 6 महीने के बाद वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में इसमें बात करते हैं। मंत्रिपरिषद बनते कैसे हैं? तो मंत्रिपरिषद जो है वो टोटल जो लोकसभा के सदस्य हैं 552, ठीक है, उनके अधिकतम 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मंत्रिपरिषदों की संख्या अब इसमें देखिए अनुच्छेद 75 अब इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। आर्टिकल अनुच्छेद 75 देखिए अनुच्छेद 75 अब इसमें क्या है, ए आ गया। ए का मतलब क्या है कि अमेंडमेंट है। जहां पर भी कहीं पर ए या के लिखा आ जाए उसका मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट होती है। तो अमेंडमेंट कौन सी? 93वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003। उसमें लिखा हुआ है जो मंत्रिपरिषदों की संख्या है, मंत्रिपरिषदों की संख्या मंत्रिपरिषदों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या से, लोकसभा की कुल संख्या से, लोकसभा की कुल संख्या कुल संख्या से, कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होने चाहिए, अधिक नहीं होने चाहिए। यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद हैं वो कितने होने चाहिए, ठीक है, मंत्रिपरिषदों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 552 का अगर 15% करोगे तो 80 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 83। तो मैक्सिमम जो है कितने होने चाहिए, वो 83 सदस्य होने चाहिए। यानी कि लोकसभा की जो टोटल संख्या है उसके 15% से अधिक में सदस्य मंत्रिपरिषद के अंदर नहीं होने चाहिए। और मंत्रिपरिषद काम क्या करती है, मंत्रिपरिषद जो है सलाह देती है, ठीक है, किसको, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति यानी कि उसमें जो है प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। अब इसके बाद अगला जो अनुच्छेद है 76, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। वो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको महान्यायवादी को अलग से पढ़ेंगे हम, उसका अलग से चैप्टर है। अब है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 इसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है, जो भी कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से होगी, ठीक है। जो भी भारत की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होंगी। देखिए नाम से किसके होंगी, राष्ट्रपति के नाम से होंगी, लेकिन करवाएगा कौन है, उसके एक्चुअली पावर किसको है उस कार्रवाई को करवाने की, वो प्रधानमंत्री की है। तो सारा कुछ जो सिस्टम है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, सिर्फ नाम किसका दिया गया है, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का बस एक नाम मात्र है, उसको क्या कहते हैं, एक तरह का मोहरा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। राष्ट्रपति को सिर्फ कोई पावर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पावर्स किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र है, कार्यकारी है वो, ठीक है। जो सारी की सारी पावर है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। अब है अनुच्छेद 78।
इसमें है राष्ट्रपति को प्रशासक संबंधी या अन्य जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद 2-3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। कार्यपालिका जो की बात जो हमने की थी, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका, कैग, यूपीएससी, इन सब के टॉपिक्स में हमारे भाग 5 में जो है 3 टॉपिक और बचे हुए हैं। उसमें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, कैग पढ़ेंगे, आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे और उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।